न जाने वो कहाँ रह गए। मुझे तो उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं मोर के पीछे जाने की क्या जरूरत थी। जंगल में कितना खतरा होता है। राम सुनहरे मोर का पीछा कर रहा था और भागते भागते घने जंगल में चला गया। रुक जा सुनहरे मोर, कहाँ भाग रहा है? नहीं लोहार, इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। अगर जादुई किले चाहिए तो मेरे पीछे आओ। न जाने वो कहाँ रह गए। मुझे तो उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं मोर के पीछे जाने की क्या जरूरत थी। जंगल में कितना खतरा होता है। रामू नाम का एक गरीब लोहार था। वो दिन रात बड़ी मेहनत से काम करता, मगर फिर भी उसे कोई फायदा नहीं होता था। हे भगवान, एक तो ये गरीबी, दूसरा ये धंधा मंदा, ऐसे कैसे कटेगी जिंदगी? ऐसे तो मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। तभी रामू की पत्नी मेघा झूमती हंसती हुई उसकी दुकान पर आती है। अरे दुकान पर अगर कोई आना भी चाहेगा तो आपकी ये उतरी हुई शक्ल देखकर कभी नहीं आएगा। थोड़ा मुस्कुराया तो कीजिए आप। अरे मेघा, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने दुख संकटों के बीच भी तुम मुस्कुराती कैसे रहती हो। चिंता के मारे तो मैं हर समय परेशानी रहता हूँ, मगर तुम्हारी मुस्कुराहट ये कभी फीकी नहीं पड़ती है। अरे अब तकलीफों का क्या है, जीवन है तो तकलीफें होंगी ही सही, मगर मुस्कुराने से गम कम लगने लगते हैं। चलिए अब आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए और ये रोटी खा लीजिए। छोड़िए ना, मुस्कुराइए तो सही। हाँ भाई लाओ, बड़ी भूख लगी है। कुछ भी कहो मेघा, तुम्हारे हाथ की बनी हुई सूखी रोटी भी मुझे बढ़िया बिरयानी जैसी लगती है। वाह वाह, मेरे आते ही आप भी मजाक करने लगे और चहकने लगे। देखा, तभी मैं कहती हूँ हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारा जादू ही कुछ ऐसा है भाग्यवान। हाँ, लेकिन दरअसल मैं इस बात से परेशान था कि इस गांव में तो अब मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे गांव वालों ने लोहे का सामान लेना ही बंद कर दिया हो। कोई आता भी है तो ज्यादा काम करा के कम पैसे देकर चला जाता है, और मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाता। समस्या तो है। फिर क्यों ना हम किसी और गांव में चले, या आप कुछ और काम क्यों नहीं शुरू कर देते? तभी हमारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। बताइए कैसा लगा मेरा विचार? मेघा, तुम तो जानती ही हो कि मेरे दादा पिता सब ने सिर्फ ये लोहे का काम ही किया है, और मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं भी उनका यही काम आगे बढ़ाऊं। फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? और ये उनकी पुश्तैनी दुकान है, इसीलिए हम इसे छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते। ओफो, एक तो आपके ये उसूल। तो फिर आप ही मुझे बताइए, इसके सिवा हमारे पास में रास्ता ही क्या है? एक काम करती हूँ, मैं ही कोई काम शुरू कर देती हूँ। कल से सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटना और बस फिर उसे बेचना शुरू कर देती हूँ। अरे मगर मेघा, तुम ये कैसे करोगी? मेरे रहते तुम इतनी मेहनत करोगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं, हमारी पड़ोसन है ना शिल्पा, वो भी जाती है। उसका पति रघु भी तो यहाँ बाजार में दुकान लगाता है और वो जंगल से लकड़ी काटती है। ऐसा करने से उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। और मैं उसके साथ जंगल जाऊंगी तो इसमें दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, मगर मुझे तुमसे काम कराने में अच्छा नहीं लग रहा मेघा। मैंने शादी के वक्त तुम्हें कुछ वचन दिए थे और मैं उन्हें ही पूरा नहीं कर पा रहा। रामू मेघा का इतना मेहनत से काम करने की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मेघा बहुत ज्यादा समझदार महिला थी। वो अपने पति का सुख और दुख सब में हंसते हुए साथ देती थी। अरे जब हमारी किस्मत फिरेगी तब कर लीजिएगा सारे वचन पूरे, तब तक थोड़ी मेहनत मुझे भी करने दीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। रात होने से पहले घर पे लौट आइएगा, समझे आप? मेघा मुस्कुराते हुए घर चली जाती है और रामू सोचता है, मेरी जिंदगी में अगर कभी कुछ अच्छा हुआ है तो वो सिर्फ मेघा से शादी है। हमें दिन में 2 रोटी तक ठीक से नसीब नहीं होती, मगर वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। तो मैं भी अब से खूब मेहनत करूंगा उसके लिए।
हाँ। यही सोचकर रामू लोहे का सामान बनाने लगता है और उधर मेघा अगले दिन से जंगल जाने की तैयारी करने लगती है। अरे ओ शिल्पा, शिल्पा, कल सुबह जंगल जाते वक्त मुझे भी साथ ले चलना। अब से मैं भी लकड़ी काट कर लाऊंगी और फिर अपने पति की मदद करूंगी। अच्छा ठीक है मेघा, मैं तुझे भी बुला लूंगी। अच्छा है, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरा वक्त भी अच्छे से कट जाएगा। मैं तो अकेले काम कर करके पक ही जाती हूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अगले दिन सुबह मेघा तैयार थी, मगर शिल्पा उसे बुलाने नहीं आती। ये देखकर मेघा को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो शिल्पा के घर पहुंच जाती है। अरे शिल्पा, कहाँ है री? काम पर नहीं जाना क्या? तूने तो पहले दिन ही मुझे धोखा दे दिया। उधर बेचारी शिल्पा अभी तक अपने बिस्तर पर ही पड़ी थी। अरे मेघा, आज तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, सुबह से बुखार है। तू एक काम करना, आज अकेले ही जंगल चली जा। मैं कल से तेरे साथ जरूर से चलूंगी। क्या? अकेले जाऊं? मगर मैं तो कभी पहले अकेले जंगल नहीं गई और आज पहला दिन है और तू कह रही है कि मैं अकेले चली जाऊं? हद है यार। अरे कुछ नहीं होता मेघा, ज्यादा गहराई में मत जाना। बस जंगल के बाहरी हिस्सों में जो पेड़ हो उनकी लकड़ियां काट कर ले आना। बहुत आसान काम है, मैं तो रोज अकेले ही जाती हूँ यार। अच्छा ठीक है, अब बीमार हो तो तुमसे ज्यादा क्या कहूँ, तुम आराम करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन कल तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, इसलिए कल तक किसी भी हालत में खुद को ठीक कर लेना, समझी तुम? हाँ हाँ, पक्का खुद को ठीक कर लूंगी। शिल्पा से बात करने के बाद कुछ सोचते हुए मेघा बाहर आ जाती है। क्या करूं, ये शिल्पा तो धोखेबाज निकली और आज पहले दिन ही मुझे काम से छुट्टी नहीं लेनी थी। ये तो अपशगुन होगा यार। तभी वहां पर रामू आ जाता है। अरे क्या हुआ मेघा, तुम अब तक जंगल क्यों नहीं गई और अकेली क्यों खड़ी हो? शिल्पा दीदी कहाँ हैं? वो तो बीमार है जी, और मैं सोच रही थी कि पहले दिन ही नहीं जाऊंगी तो अपशगुन होगा, इसलिए मैं अकेले ही चली जाती हूँ। अरे तो आज पहले दिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और ये लोहे के काम के लिए मैं दुकान पर थोड़ी देर से चला जाऊंगा। अरे वाह, ये अच्छा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलिए चलिए, फिर तो अच्छा है, साथ में ही चलते हैं अपन दोनों। दोनों पति पत्नी साथ में जंगल लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और बाहरी इलाकों से खूब लकड़ियां काटते हैं। रघु सारी लकड़ियां उठा लेता है और तभी मेघा कहती है, हाँ हो गई लकड़ियां। बाप रे, कमर खस्ता हो गई। वैसे ये काम इतना भी आसान नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब घर चलते हैं। हाँ चलो, आज तो काफी मेहनत हो गई, लेकिन इस मेहनत का बस अच्छा फल मिल जाए। रामू और मेघा वापस जाने के लिए मुड़ गए थे, मगर तभी रामू को किसी मोर की आवाज सुनाई देती है। अरे मोर! मेघा, तुम्हें मोर के पंख बहुत पसंद है ना? ध्यान से सुनो, किसी मोर की आवाज सुनाई दे रही है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। क्या? मगर मेघा कुछ कहती इससे पहले ही रामू लकड़ियां छोड़कर मोर की आवाज के पीछे चला जाता है। ओफो, ये भी ना, अब लगता है मोर के पंख लेकर ही आएंगे। खैर, मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं ये। तब तक एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर बैठकर इनका इंतजार करती हूँ। उधर रामू मोर की आवाज सुनते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो मोर रामू को अपनी तरफ बुला रहा हो। अरे आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, मगर ये मोर दिखाई क्यों नहीं देता? अब बस पंख मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेघा कितनी खुश होगी। वैसे भी मैं उसे कुछ कीमती नहीं दे पाता, तो यही सही। यही सोचते हुए रामू आगे बढ़ता है। तभी एक पेड़ के पीछे से मोर की आवाज आती है और जैसे ही रामू वहां पर पहुंचता है वो चौंक जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण मोर नहीं था बल्कि सुनहरा मोर था और उसकी चोंच में एक थैला था। रामू को देखकर मोर थैले को वहीं जमीन पर पटक देता है। ये क्या, सुनहरा मोर? ये तो इतना सुनहरा लगता है, असली सोने का हो। इसके पंख भी तो सोने के लगते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि ये असली सोने के हैं। मोर को बोलता हुआ देखकर
रामू चौंक जाता है, लेकिन पंख सोने के हैं ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश भी हो जाता है। अरे तुम बोल रहे हो, ये तो अद्भुत है। खैर ये सोने का है, चलो ठीक है। हाँ ये सच है, मगर मैं एक जादुई पंछी हूँ। मगर तुम मेरे जैसे सुनहरे पंछी को देखकर भी खुश नहीं हुए, क्यों? क्या बात है? मुझे लगा था ये एक मामूली मोर होगा। मैं मेरी पत्नी को कभी कुछ अच्छा नहीं दे पाता और उसे मोर के पंख बहुत पसंद हैं, तो मैं उसके लिए वो लेना चाहता था। मगर ये सोने के पंख आम पंखों की तरह सुंदर नहीं। बड़े अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें सोने का पंख देने को कह रहा हूँ और तुम्हें खुशी नहीं हुई। अच्छा खैर, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक मामूली पंख दे सकता हूँ। क्या क्या सच में? हाँ तो ऐसा कर दो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं वो पंख ले जाकर अपनी पत्नी को दूंगा। हाँ दे दूंगा, मगर पहले तुम देखो कि इस थैले में क्या है। रामू वो थैला खोलकर देखता है, उसमें कुछ लोहे की कीलें थी। ये तो लोहे की कीलें हैं, इनका मैं क्या करूं? तुम लोहार हो और मुझे ये पूछते हो कि लोहे की कीलों का क्या करना है? हाँ मगर ये तो आम कीलें हैं और मुझे तो सिर्फ एक मोर का पंख चाहिए था ना। मुझे तुम इस सब में मत उलझाओ ना। ये आम नहीं है, बल्कि ये तो जादुई कीलें हैं। जब तुम इन्हें किसी और का लोहे का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो उस आदमी की एक इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या सच में? और अगर मैं इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करूं तो? तब ये काम नहीं करेगा। अगर इसमें से तुम एक भी अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। तुम्हारे गांव में लोग बहुत दुखी हैं, मैंने उन्हें देखा है, इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और तुम इसमें मेरा साथ दे सकते हो और बदले में मैं अभी तुम्हें एक मामूली पंख दे दूंगा। क्या? ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मैं इन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करूंगा, बस तुम मुझे वो मोर का पंख दे दो। तुम तो अभी तक उसी पर अटके हुए हो। लगता है कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। चलो ठीक है, ये लो। सुनहरा मोर रामू को एक मामूली पंख दे देता है और रामू पंख और कीलों का थैला लेकर मेघा के पास आ जाता है। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपका कितना इंतजार किया। अरे ये एक पंख लाना इतना भी जरूरी नहीं था। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा था। आप दोबारा ऐसा कभी मत करिएगा। अरे मेघा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? अरे मैं तो मोर के पीछे गया था। अब तुम गुस्सा छोड़ो और ये देखो कितना सुंदर मोर पंख लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहती हो ना मोर का पंख घर में रखना शुभ होता है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। चलिए अब घर चलते हैं। वैसे ये थैला कैसा है? ये वो दरअसल, चलो मैं रास्ते में बताता हूँ। रामू मेघा को लौटते वक्त सुनहरे मोर की सारी बात बता देता है और उसे कीलों से भरा हुआ थैला भी दिखाता है। क्या? ये तो अच्छी बात है जी। उन कीलों की वजह से हम गांव के कितने लोगों का भला कर सकते हैं। इन सब से हमें पुण्य भी मिलेगा। हाँ सही कहा मेघा। अच्छा चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे काम पर भी जाना है ना। जी ठीक है, आज वैसे भी यहाँ पर बहुत वक्त लग गया। चलिए। दोनों पति पत्नी बाजार आ जाते हैं। रामू अपनी लोहे की दुकान पर बैठ जाता है और मेघा वहीं बगल में बैठकर लकड़ियाँ बेचने लगती है। थोड़ी ही देर में रामू की दुकान पर गांव में ही रहने वाले बूढ़े शंभू काका आते हैं। दिखने में वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अरे रामू, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा लोहे का बक्सा बना दोगे? हाँ हाँ काका, कल तक बन जाएगा। मगर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रामू, मेरी तो हालत ही खराब हो रही है इस समय। मेरी बेटी पूजा की इसी महीने शादी है और उसके दहेज के लिए पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं। ये बक्सा भी उसकी शादी के लिए ही बनवा रहा हूँ। अच्छा, मगर काका लड़के वाले कितना दहेज मांग रहे थे जो आप इतना परेशान हैं? बेटा, उन लोगों ने कहा है कि शादी के पहले मुझे उन्हें पूरे 50,000 रुपए देने हैं। अगर नहीं दिए तो वो शादी तोड़ देंगे। और तुम तो जानते हो मैं गरीब किसान हूँ, इस उम्र में भी खेती कर रहा हूँ।
पिछले 2 महीने से तो मैंने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना भी शुरू कर दिया, मगर उससे भी दाल नहीं गली। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। रामू को शंभू काका की व्यथा सुनकर उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे उन जादुई कीलों के बारे में याद आता है और वो एकदम चहक उठता है। अरे काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस आप कल तक का इंतजार करो। जैसे ही बक्सा बन जाएगा आप इसे लेने आ जाना बस। अच्छा ठीक है रामू। शंभू काका वहाँ से चले जाते हैं और रामू भट्टी में लोहा पिघलाकर बक्सा बनाने की तैयारी करने लगता है। मैं इस बक्से को बनाते वक्त कीलों को ठोक दूंगा, फिर शंभू काका की दहेज की समस्या जरूर हल हो जाएगी। बस ये काम कर जाए। देर रात तक रामू मेहनत से बक्सा बनाता है। आखिर में वो उसमें जादुई कील ठोकते हुए कहता है, जादुई कील, शंभू काका के घर जाओ और उनकी दहेज की सारी समस्या सुलझा दो। अरे कितनी देर हो गई, आपका काम खत्म नहीं हुआ क्या? चलिए अब घर चलते हैं। हाँ हाँ मेघा, बस हो ही गया, चलो चलते हैं। बक्सा दुकान के अंदर रखकर रामू और मेघा घर पर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रामू दुकान पर जाता है तो देखता है कि शंभू काका पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अरे काका, आप जल्दी आ गए? हाँ रामू, मुझे लगा दुकान खुल गई होगी, पर कोई नहीं, तुम आ गए। अब खोल दो और वो बक्सा दे दो। वो बेटी को उसमें सामान भी रखना है ना, इसीलिए। हाँ हाँ काका, अभी देता हूँ, आप चिंता मत करिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान पर भरोसा रखिए। हाँ रामू, अब तो सब भगवान पर ही छोड़ दिया है और मेहनत कर रहा हूँ। शंभू काका बक्सा लेकर चले जाते हैं और रामू अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही दोपहर बीत जाती है और शाम को शंभू काका भागते हुए रामू के पास आते हैं। अरे रामू, रामू सुनो, क्या हुआ काका, सब ठीक तो है? अरे तुम्हारी बात सच हो गई रामू, सब ठीक हो गया। पता नहीं कैसे लड़के वालों का मन फिर गया और उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरी बेटी बहुत खुश है, उसने तो तुम्हारे लिए ये दूध की मिठाई भी भेजी है। अरे वाह काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। शंभू काका तो खुशी के मारे रामू को गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। ये देखकर रामू को बड़ा ही अच्छा लगता है। जब शंभू काका चले जाते हैं तो मेघा आकर रामू से कहती है, शंभू काका कितने ज्यादा खुश थे। क्या आपने उनके लिए वो जादुई कील का इस्तेमाल किया था? हाँ मेघा, और मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। इसी तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया हो। ये तो अच्छा है जी, चलिए अच्छा खाना खा लेते हैं, चलिए। दोनों पति पत्नी वहीं दुकान में साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक बच्ची रामू लोहार की दुकान पर आती है। वो दूर खड़े होकर रामू को काम करते देख रही थी। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? मेरा नाम दीक्षा है। भैया, क्या आप मेरे लिए भी एक लोहे का तवा बना देंगे? क्या? मगर तुम्हारी माँ कहाँ है? वो घर पर है, वो बीमार है। मुझे उनके लिए रोटी सेकनी है, वरना वो भूख से मर जाएगी। माँ तो चूल्हे पर ही रोटी सेकती थी, मगर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या? और तुम्हारे पिता कहाँ है बेटा? वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए तवा बना देता हूँ। रामू जल्दी से लोहा पिघलाकर उससे एक तवा बना देता है और उस लड़की को देने से पहले उसमें एक कील ठोक देता है। ये लो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, देखना। और तुम्हें इस तवे के पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, तुम इसे ऐसे ही ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। रामू फिर से उस बच्ची की मदद करता है और जादुई कील की वजह से बच्ची की इच्छा पूरी हो जाती है। उसकी माँ की तबीयत सुधर जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके रामू लोहार के पास गांव के कई लोग आने लगते हैं और वो जादुई कील की मदद से सबको ठीक कर देता। किसी का बछड़ा बीमार था तो वो सही हो जाता, किसी के सूखे खेत में फिर से फसल लहरा उठती, तो किसी के सारे कर्जे माफ हो जाते। सुनिए जी,
धीमे धीमे करके सभी कीलें अब खत्म होने को आई हैं। आखिरी की कुछ ही कीलें बची हैं। क्यों ना इनमें से एक हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर लें, हमारी भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या? नहीं मेघा, ऐसा नहीं कर सकते। उस सुनहरे मोर ने मुझे यही कहा था कि ये जादुई कीलें हम पर काम नहीं करेंगी, इसीलिए हमें इन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। नहीं मेघा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन्हें गांव वालों के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। वैसे भी जब से मैंने लोगों का भला करना शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। अच्छा ठीक है, अगर आप खुश हैं तो मैं आपसे जिद नहीं करूंगी। वैसे भी जब से हमने लकड़ियों को बेचना शुरू किया है, तब से हमारा थोड़ा ज्यादा ही फायदा हो रहा है, तो हमें पैसे की दिक्कत भी नहीं होती। वही तो प्रिय, जब से हमें ये जंगल में सुनहरा मोर मिला है, हमारी जिंदगी बदल सी गई है। भले ही हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, मगर हम पहले से खुश तो रहने लगे हैं। जी हाँ जी। अच्छा, अब आप एक काम करिए, मैं चली, रात का खाना भी बनाना है। ठीक है मेघा, जाओ। मेघा चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बची हुई सभी कीलें खत्म हो जाती हैं। अब बस रामू के पास एक आखिरी कील बची थी। पता नहीं इस आखिरी कील का हकदार कौन होगा। रामू इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे रामू लोहार की दुकान यही है क्या? जी जी काकी, मैं ही हूँ। बताइए क्या बनवाना है आपको। बेटा, मैंने तुम्हारी जादुई कीलों के बारे में खूब सुना है। मैं इस गांव की नहीं हूँ, मगर बड़ी आस से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम इस कील से कुछ भी बना दो और मेरी भी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अच्छा, जरूर काकी, मैं आपकी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। मगर आपकी इच्छा है क्या? हाँ, वो तो एक राज है बेटा, बस तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा लोहे का बक्सा बना देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू उस औरत के लिए छोटा सा बक्सा बनाता है और उसमें कील ठोकते हुए कहता है, इन बूढ़ी काकी की जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो। जैसे ही रामू कील ठोकता है और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से मकान में, उसके घर में धन भर जाता है और उसकी पत्नी मेघा फटे पुराने कपड़ों से एक नई सुंदर साड़ी में आ जाती है। ये सब कुछ देखकर मेघा घर से भागी भागी रामू की दुकान पर आती है। अरे ये सब क्या हो गया जी? ये दुकान और वो हमारा घर, वो भी एक बहुत बड़े सुंदर मकान में बदल गया है और घर में धन भर गया है, सोने के गहने भी आ गए हैं और मेरी साड़ी, ये देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है मेरी साड़ी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ मेघा। लेकिन तभी दोनों उस बूढ़ी काकी की तरफ देखते हैं और वो उसी सुनहरे मोर में बदल जाती है। क्या तुम? हाँ, ये आखिरी कील तुम्हारे हिस्से की थी, मगर मैं जानता था तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन याद रखना, इसमें मुझसे ज्यादा तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का हाथ है। इतना कहकर वो सुनहरा मोर गायब हो जाता है और रामू मेघा एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं।